Okay, so good evening, all of you. Welcome you all to PSIR Edge channel on Telegram. So today we are starting with topic number 11, that is contemporary global concerns, which has 4 or 5 different subtopics: democracy, human rights, environment, gender justice, terrorism and nuclear proliferation. तो देखते हैं, अगर एक पार्ट में नहीं हो पाए तो हम लोग इसको 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. एंड लाइक एज यू ऑल नो, वी आर डूइंग बैक टू बेसिक्स क्विक रिवीजन सीरीज, जिसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट, बेसिक टेक्स्ट को रिवाइज करते हैं एंड करंट अफेयर से लिंक करने की कोशिश करते हैं उसको. और इसके पहले हम लोगों ने टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 10 तक पूरा किया हुआ है, तो जिसका यूट्यूब लिस्ट में अपलोड किया हुआ है, तो यू गाइस कैन गो थ्रू इट वंस. ठीक है, स्टार्ट कर दो गाइस. पहला टॉपिक है इसमें ह्यूमन ह्यूमन राइट्स का दे रखा है ना. क्या सीक्वेंस दिया है? ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंट, जेंडर जस्टिस. ठीक है, प्लीज स्टार्ट कर लीजिए. उमेश सर, यू कैन रीड. ठीक है, चलो. तो ह्यूमन राइट्स टॉपिक में हम देखेंगे ओरिजिन, इसका इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स, उसके बाद जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. फर्स्ट जनरेशन में सिविल राइट्स आते हैं, सेकंड जनरेशन में सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, एंड थर्ड जनरेशन टॉक्स अबाउट सॉलिडेरिटी राइट्स. फोर्थ हम ये देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स मैकेनिज्म कैसे क्यों वीक, मतलब ग्लोबल सिनेरियो में वीक क्यों मानी जा रही है. ह्यूमन राइट मशीनरी कौन कौन सी है, यूएनएचसीआर ये कब बनी, कैसे काम करती है, और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में भी देखेंगे इसमें. सो व्हाई इंडिया हैज जॉइंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट was established in 2002. Up till now, only states could be held responsible for human rights violation. Now even private person can also be accountable. It deals with the crimes of genocide, crimes against humanity, and war crimes. It is highly criticized institution. क्यों? क्योंकि none of the major power have joined, and it lacks any enforcement mechanism, and states refuse to cooperate. Fourth है, it is also accused of only targeting African countries. It is criticized for having racist agenda and a fraud investigation process. इतने फ्लॉज के बाद इंडिया के क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं वो यू है. इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड does not include the use of nuclear weapons and terrorism as a crime against humanity as proposed by India. International Criminal Court has been made subordinate to UNSC. UNSC can refer to International Criminal Court. It can bind non-state parties to ICC. It can block ICC proceedings. Hence, for India, permanent members can misuse the platform. It dilutes the sovereignty because prosecutor can initiate the investigation on its own, and the neutrality is always questionable. Real reason क्या है इंडिया का ऑब्जेक्शन का? Real reason is it will create problem because India will be accountable for its action in Kashmir and Northeast. तो ये सब आईसीसी के बारे में था सर ह्यूमन राइट्स का. तो कोई कंक्लूड करेगा सर कि मैं ही कर दूं? Creature, would you like to summarize? हाँ सर, मैं कर देता हूँ. सर ऊपर करेंगे. हाँ सर, तो इसी में तो ये कंटेंट वगैरह दे रखे हैं इन्होंने, ओरिजिन, इंटरनेशनल, फिर बाद में मेन यहीं से स्टार्ट होता है, व्हाई इंडिया हैज नॉट जॉइन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. आईसीसी वाज मतलब 2002 में ये बना था, और अप टिल नाउ ओनली स्टेट्स कुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. मतलब अगर कुछ भी बात होती है तो स्टेट ही रिस्पॉन्सिबल होता है वोलेशन के केस में.
ठीक है सर। और इसमें लेकिन अब प्राइवेट पर्सन भी अकाउंटेबल है। और सर इसमें ये डील्स करता है, जीनोसाइड वगैरह होता है ह्यूमैनिटी से या वॉर क्राइम से रिलेटेड, उन सब से रिलेटेड ये डील करता है इन केसेस से। फिर सर ये इट इज़ हाईली क्रिटिसाइज इंस्टीट्यूशन भी है, इसके साथ ही साथ ये क्रिटिसाइज भी इसे लोग काफ़ी करते हैं। फिर नन ऑफ द मेजर पावर, मतलब इन किसी भी मेजर पावर ने इसे ज्वाइन नहीं कर रखा। और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म कोई वो नहीं है, मतलब बाइंडिंग इन नेचर वगैरह कुछ नहीं है ऐसा कुछ। और स्टेट भी मना कर देते हैं, अपने हिसाब से करते हैं। और सर इसमें ये भी है कि ये अफ्रीकन कंट्रीज को ही टारगेट करने के लिए बनाया गया है। और इसके जो रेसिस्ट एजेंडा है इसका भी लोग विरोध वगैरह करते हैं, और ये जो इन्वेस्टिगेशन करता है वो भी फ्रॉड होती है। आगे क्या है सर इसमें? Can we have some recent examples? क्या सर? Can we add some recent examples, like even the ICC verdict on Russia that you are accountable for genocide type thing, and the second one is Israel, then Rwanda, not Rwanda, then Eritrea. Then this kind of example, this kind of shows that यस yeah, major power is in conflict. They never gonna admit, and they just it was utilizing. I mean, it's utilizing for the upholding their hegemon and targeting others. Even if the big powers are accountable, they never gonna admit that we are accountable. And even using in the case of Kashmir, they are trying to maligate India for their interest. So there are many critics in different part. So it is Western agenda to uphold their hegemon, somewhat okay. थैंक यू सर। हाँ, तो इसमें सर आगे है रियल रीज़न क्या है। इसके पीछे इन्होंने ये लिख रखा है कि जो कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में जो इंडिया ने करा है, इसके पीछे भी इंडिया को ये अकाउंटेबल ठहराते हैं। मतलब ये जो सर ने अभी बताई थी वही बात कह रहे हैं। आगे करिए सर, नीचे करिए। वही लिख रखा है सर इन्होंने आगे, करंट अफेयर से रिलेटेड बेस है, आर्टिकल्स वगैरह इसमें। तो करंट में बोल सकते हैं जैसे आगे नीचे है क्या सर, देखना एक बार, या यही पे है? हाँ सर, तो यही है सर कि जैसे इस टाइम पे मतलब रशिया और यूक्रेन के खिलाफ बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड ये कह रही है कि रशिया वॉर क्राइम्स कर रहा है यूक्रेन में, और इस वियना कन्वेंशन वगैरह इन सब को तोड़ रहा है। और इसके अलावा सर अलग अलग कंट्रीज़ में अलग एग्जांपल्स, अफ़गानिस्तान में कुछ और है, वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वगैरह फैल गए हैं। और वियतनाम वगैरह, सीरिया वगैरह, इन सब में मतलब एवरी कंट्री हैव डिफरेंट कंसर्न्स एंड प्रॉब्लम्स इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सर यही बता रखा है इन्होंने, और तो इसमें सर कुछ है नहीं। और आगे बताइए आप सर कुछ। पुतिन सर कुछ ऐड करेंगे सर? बस थोड़ा सा, या प्लीज हैरी कैरी ऑन। Okay. This is called named Sumanta Banerjee. Okay, he viewed that it's according to his view, or in the views of India, that the world must reevaluate its human right discourse to go beyond the Eurocentric notation and focus on overcoming specific marginalization. Sumanta Banerjee, it was done by Sumanta Banerjee. He viewed that, again, quoting, the world must reevaluate its human right discourse to go beyond the Eurocentric notations and focus on overcoming specific marginalization. There is two organizations, International Court of Justice and this International Criminal Court. What are the basic difference between these? फिर से पूछना यार। सर मैं पूछ रहा था कि दो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।
What are the basic difference between these organizations? तो दोनों भी हैग पैलेस में है, पीस पैलेस जो है वहां पे। आईसीसी रोम स्टैट्यूट से बना है 2002 में। आईसीजे 1945 में एक जो यूएन का बॉडी है वो। आईसीसी यूएन का बॉडी नहीं है, यूएन का पार्ट नहीं है। आईसीजे डील्स मेनली विद कंट्रीज एज पार्टीज। और आईसीसी में दोनों भी हो सकते हैं, कंट्रीज भी हो सकते हैं या फिर जो वॉर क्राइम्स वगैरह के इंडिविजुअल होते हैं ना। आईसीसी का मैंडेट बहुत स्पेसिफिक है इन सब चीजों में। वॉर क्राइम्स ये सब है ना। Genocide, जेनोसाइड country-specific लिखा है ना। violence, and Rome राइट। Convention, right? ICC, it was Rome रोम Convention. स्टैट्यूट। रोम स्टैट्यूट, यस। Rome Statute. That's why, in the case of Israel, the verdict go against Israel. Israel is not binding because it's not a party. They are not party. करेक्ट। एंड एक और चीज है ना कि लिमिटेड नंबर ऑफ कंट्रीज आर पार्टिसिपेंट्स इन आईसीसी। आईसीजे हैज लाइक ऑलमोस्ट यूनिवर्सल मेंबरशिप। एंड एक और चीज है कि आई थिंक टू बिकम मेंबर ऑफ आईसीजे यू मस्ट बी अ यूएन मेंबर, ऐसा कुछ है। And there But were one more critic from. Yeah, bye. Continue. उमेश सर प्लीज कंटिन्यू रीडिंग। next, ये खत्म हो गया क्या ह्यूमन राइट्स का? ये तो सर खत्म ही लग रहा है, इसमें और कुछ था नहीं मुझे। 2 अच्छा मिनट्स ठीक है, लिखा अगर शायद खत्म ही हो गया होगा, लेकिन इसमें कुछ मतलब आईसीसी के बारे में बताया। हेलो मुझे लग रहा है कि हमें अपना यस किरण मैम गो अहेड। हाँ मैं बोल रही हूँ कि डॉक्यूमेंट कौन सा यूज कर रहे हो आप? मैम की नोट में कुछ What? What? ये डॉक्यूमेंट कौन सा यूज कर रहे हो आप? It's politics of India. It's a website. एक सर पॉलिटिक्स फॉर इंडिया करके वेबसाइट है वहां। ओके सेकंड टॉपिक है इन्वायरमेंट। अकॉर्डिंग Thomas Friedman, we have shifted towards energy climate era. From the sidelines, environment has become a major issue in international politics. Beginning of the politics of environment. Environmental movements are started by civil society in advanced countries. The global environment movement started with the publication of Rachel Carlson's book, The Silent Spring. Over a period of time, there is an emergence of two types of environmentalism. One, this deep ecology, and then second is shallow ecology. Evolution of fundamental principles of politics of environment. Stockholm Conference of 1972, the first UN conference which led to the development of fundamental principles. What are these fundamental principles? Environment is a collective responsibility. All have to contribute. However, there will be a differentiated responsibility. The responsibility of North and South will be different. The priority of South will be development. South cannot contribute to the protection of the environment without development. Indira Gandhi held that poverty is the biggest pollutant. It was agreed that North will support the South so that they develop the capacity. It means the transfer of fund and technology. India has been at the forefront of the formulation of environmental laws. India had proposed the concept of equality with fairness. Hence, at Stockholm Conference, it was agreed that North will support the development of the South. Brundtland Commission of 1983. तो हाँ सर, Shall I continue with this? थोड़ा सा आगे मैं बोलूँ? हाँ सर, श्योर। Okay. So सबसे पहले जैसे सर ने बताया, it's based on Stockholm Conference 1972. So common but differentiated responsibility. This is a template which we can copy paste in every environmental aspect के जितने भी organization हैं. अभी तो फिलहाल common but differentiated responsibility ही Stockholm का है, जैसा कि सर ने already समझाया, as sir has already told about this, that the north part, which is also called as the first world countries, will contribute towards the development of third world countries in sense कि they will fund the environmental sustainability, which they do not, जो कि फिलहाल दिखा.
which was evident with this COP26, where they had pledged to give $100 billion, but hardly $100 billion was margin was not even touched. So it's kind of bit hypocrisy. But the thing is, here it is given and it is right. Again, then the Brundtland Commission in 1983, UN Commission on Environment and Development purpose, once agreed that the development of the South is the solution of the poor because the poverty is the worst polluter. Commission was to suggest the type of development to be pursued by the South. The Commission came up with the idea of sustainable development. The idea was published in the report called Our Common Future. Okay, there I guess it is self-explanatory. इसमें क्या बोलना? Rio Summit 1992, aka the first Earth Summit. It was the first UN summit on the environment development. Purpose, since it was agreed that the countries will go for sustainable development, summit was to determine strategies to move sustainable development. Outcomes, Agenda 21. It is a voluminous document which contains strategies. What are the main theme guiding strategies? Community participation and involvement of all the stakeholders. Rio also led to the emergence of Rio principles like precautionary principle, polluter pay principle. Precautionary principle in the sense that even if there's a lack of enough scientific evidences, countries will take up the actions for protection of environment. USA has an objection because they will have to pay it. Na? Okay. Polluters pay principle, historical responsibility. USA does not support. Why USA does not support? Because they have polluted. The first world countries, when we were colonies, they were exploiting the environment, and now when they have developed, they say, why are you using coal? Just look at the hypocrisy. They have had used coal for around 60 to 80 years to develop themselves. When we were colonies, they were exploiting the colonies, and now when we have been liberated and when we are on emerging trends of development, then they are saying you should switch to this sustainable development. It's unnecessary putting obligations for historical crimes of others. They have done the crime and now we are paying for that. Polluters pay principle, historical responsibility. At the time, no one was aware of the impact of human on climate. In Rio, 4 conventions: UN Framework, Convention on Climate Change, Convention on Biodiversity, Convention on Desertification, Forest Principles. The most politicized is the climate change. Okay. Evolution of climate change negotiations. It was realized that the climate change is happening beyond the natural reasons. Hence, it could not be left on natural adaptation. There is a need for an action. Countries adopt UNFCCC, UN framework, objective to ensure that the global warming remains below 2 degrees centigrade and possible 1.5 degrees centigrade than pre-industrial level. This was the target that was decided back then at that time. But now, if we look at the current reports which track the developments, they say that it will go well beyond 2.5%. Okay, so the target was to keep it 1.5% and maximum to 2%, but now there are certain reports that claim that it will go beyond 2.5% as well if the emissions are continued with the saturation level that is continuing right now. What are the principles of UNFCCC? CBDR, HR, common but differentiated responsibility and historical responsibility. How is it implemented? It divides the country into 2 groups, annexed groups. Annexure 1 and Annexure 2 पढ़ा था, but अच्छा, okay, am I having confusion right now? Annexed countries and non-annexed countries. Non-annexed countries are the developing countries. The developing countries have no responsibility. They can increase their emissions and to achieve the development. Annexed countries are further divided into 2 groups. Annex 1 are all industrialized and they have to reduce the emission. Annex 2 countries are OECD's countries, means well-off countries, and they have been providing funds and technology which they are not providing, although it is written here. Outcomes. Overall, carbon emissions declined, but not because of the treaty. Rather, sudden halt of industrial activities in East European state. Carbon emissions actually increased in USA. There has been a trend where we see that the carbon emissions have been increasing in the first world countries as well. Okay, although they say वो झंडा लेकर खड़े रहते हैं कि we are for the sustainable development, renewable energy, but during the Trump era, the USA became the first, largest oil producer, crude oil producer. So how they have increased the industrial effectivity now, although they have limited their emission targets, and Joe Biden is talking about joining it again, but this might have been written at that time, which is why it is given like this. Yeah, you want to say something? That way, their policy is also changing because their energy independence also allows them. There is no need to focus on the Middle East. There is no focus. They can shift their strategic calculus to other part of the world. Yeah, that's right.
Okay, the Kyoto Protocol in 1997, since UNFCCC is not binding, then why, मतलब क्या rationale था बनाने का? It was decided to create a binding agreement. Now they are correcting their mistakes. Sorry for this. It imposes the target of the emission reduction on developed countries by 5.2% below 1990. 1990 was considered to be the base level. Kyoto Protocol to become effective from 2005 and the validity till 2012. Since it was binding, USA did not join. Hypocrisy. What was the purpose of the? What was the purpose of the? Just a second. What was the Of purpose the of climate change negotiations still then, since then. Yeah, to find the successor agreement of Kyoto Protocol to bring USA under commitments. How is it possible to bring USA? There have been two ways: either to force BRIC countries to take binding commitments. USA had put the precondition. Why? There cannot be any effective action until and unless the major polluters like China and India can take binding commitments. Okay, there was also a pressure. Matlab, there is a so-called theory that Modi has given this net carbon neutrality and all this Panchamitra on the pressure of other countries. Like there are certain things which the blunders which the Solicitor General has already done in the past when he said government developed NGT because there was pressure from US, and there have been other instances as well where we have been seen that we have been pressurized. I mean, we just made a differentiation in this COP26 declaration that we want not to phase out but to phase down coal consumption. There was ruckus over the developed country कि India has changed the phase out and phase down provision of the coal. मतलब they are forcing you, मतलब आपका भला चाह रहे हैं इसलिए आपको force करके कर रहे हैं. It's like compulsion. They are putting us under the conditions, the cage of conditions. No country takes binding commitments. That is similar principles for developed and developing countries. USA does not believe in historical responsibility. Why? Because they will have the historical responsibility. Up till Kyoto Protocol, the countries of the South have been winning the climate change negotiations. However, after Kyoto Protocol, they have been losing and USA had been winning. Although now I guess no one is winning or losing because it has been it's मतलब कोई substantial change नहीं निकल कर आ रहा है. They have been saying that we will be doing it. COP26, you see the declaration of COP26. It would seem that there are certain cluster of things there have been discussed, everything has been sorted out. But when you go for deeper studies now, you will find that nothing substantial came out of that COP26. The declaration seemed to be a flawed for me because the things that were very important to be sorted out, they were left out कि बाद में करेंगे. Then what was the reason for COP26? It's a coffee time for them. Yeah. Although धीरे से मैं अपनी भड़ास निकालने लग गया था, but let's move on to this approach of developed countries. Developed countries maintain dual position. EU as a good cop. Why? There is a strong civil society movement in EU. EU makes highly ambitious commitments to attract developing countries to create differences among developing countries. Developing countries have been winning because of the solidarity that it had, which had to be broken. EU started showing that China and India are spoilers. If India and China will agree, USA will agree. India and China are giving primacy to trading interest over environment. Okay. One more thing is environment is very crucial topic in Europe. Okay, European Union. There are when the Germany elections was given, so climate was one of the most contentious factors. Like हमारे यहाँ caste होती है ना, वहाँ climate was one of the most contentious factors for elections. So it is also said like they have strong civil society. That way, the rise of Green Party. Yeah, the rise of the Green. Green Party. I guess they are in coalition right now, right? Right. They are in coalition, and they are looking for the European parliamentary election. I also have read about this. And they are bringing the carbon tax at the time of green bond. That means at the end I will tell you. Yeah. Okay. USA acted as a bad cop. USA took extreme positions. Small island states are the most vulnerable and started creating huge pressure on basic countries. BRIC countries have formed the basic group to negotiate. Okay. Copenhagen Summit 2009. It was a turning point. What was the turning point? Since the countries of the north are winning and the south are losing. After Kyoto Protocol, the north was winning and the south was losing. The so-called paradoxical nature of these negotiations. The climate change negotiations are moving on the track which is favorable to the
countries of the north. USA is actually dominating the show. At Copenhagen, neither developing countries could maintain the solidarity. They came under the influence of EU. Even the basic countries could not maintain the solidarity. Because as developing countries started blaming India and China, China tried to protect itself as a responsible country. Thus, they only appeared that India is built the true spoiler. इस बार भी वैसा ही था. Just for a word, face out and face down. India was isolated. India came under global pressure. Countries accepted USA's approach. Since Copenhagen summit became controversial, the agreement took place in Cancun summit 2010. What was the new framework? Dilution of common but differentiated responsibilities. All the countries will take mitigation action, bottom-up approach. Each country will determine the voluntary contribution, NDC, nationally determined contribution. It was decided to create a climate transfer fund of $100 billion to the developing countries by the 2020. This has been breached. In COP26, there was ruckus over this. Then how the developed country could not contribute $100 billion, although they have trillions of dollars in their GDP. However, it is not clear what will be the source of the fund. Although this article seems to be old, so it is now clear that how they will source their fund, but they have not. Developed countries only held that they will mobilize the fund. Since then, there have been various conferences. It appeared as if the international community will not be able to arrive at the successor agreement. Now it comes the Paris Climate Agreement. Umesh sir, can you please scroll down a bit? सर वो एक बारी वो कर लेगा इसे कम मतलब कंसाइज कर ले कि आगे बढ़ कंसाइज कर ले. कहाँ से कहाँ तक कंसाइज कर दे? शुरू से सर. शुरू से कोई एक बारी कोई और करता तो मतलब आपने तो पढ़ लिया एक बार सर. अगर कोई और करना चाहे तो हाँ, कोई और कर लो. इतने सारे लोग हैं आज, तो काफी लोग हैं यार, कोई भी कर दो. तो जैसे दिखाने के बाद बाहर आ गई सर. इस वीरान ग्रुप में बाहर आ गई सर. दृश्यम सर. हाँ सर, सुन रहा हूँ. थोड़ा ऊपर ले लीजिए, कहाँ से मदद करना है. ये तो कर लिया था ना, ये तो स्टार्टिंग में. ठीक है, रियो समिट 1992, इसको फर्स्ट अर्थ समिट बोलते हैं. तो पहला यूएन एग्रीमेंट है एनवायरमेंट डेवलपमेंट के ऊपर. पर्पस क्या है इसका? सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करना है एंड स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे इसके लिए. आउटकम क्या था? एजेंडा 21 डॉक्यूमेंट, वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट है. इसके अंदर स्ट्रैटेजीज दे रखे हैं. मेन थीम क्या है इसमें? ऑल स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करना है, मतलब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. रियो प्रिंसिपल्स आए थे. एक है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स, एक है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल. ठीक है, आगे ले लो थोड़ा सा. हाँ, 4 कन्वेंशन आए थे इसके अंदर. UNFCCC, UNCBD, UNCCD यानी कि डेजर्टिफिकेशन, एंड UN फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स. हाँ, आगे है द इवोल्यूशन ऑफ क्लाइमेट चेंज निगोशिएशंस. तो ये मतलब रियलाइज हो गया कि नेचुरल रीजन के बियॉन्ड है ये सब. नेचुरल इस पे अपन छोड़ नहीं सकते सारी चीजें, हमें कुछ करना पड़ेगा एक्टिवली. एम क्या था? टू अचीव ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेल्सियस एंड इफ पॉसिबल अंटिल 1.5 डिग्रीज फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स. नेचर ऑफ ट्रीटी जो था वो नॉट बाइंडिंग है. दैट इज वाई यूएसए एक्सेप्टेड इट. ये किस ट्रीटी की बात चल रही है अभी? पेरिस डील की ना. ठीक है. प्रिंसिपल क्या है इसे? UNFCCC का CBDR है, ह्यूमन राइट्स है. हाँ, 2 अलग अलग ग्रुप ऑफ कंट्रीज है. एनेक्स कंट्रीज, नॉन एनेक्स कंट्रीज. याद रखना है कि नॉन एनेक्स वाले में डेवलपिंग कंट्रीज आती है. तो डेवलपिंग कंट्रीज को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसमें. दे कैन इंक्रीज देयर एमिशन जितना भी चाहिए अपने डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए. एनेक्स 1 मतलब इंडस्ट्रियलाइज मेंबर्स है, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट टारगेट्स है. एंड एनेक्स 2 है OECD कंट्रीज. ये लोग फंड्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे. ठीक है. आउटकम ये था कि ओवरऑल कार्बन एमिशन कम हो गया
बट इतना ज्यादा कम नहीं हुआ जितना करना चाहिए था। यूएसए में एक्चुअली इंक्रीज हो गया कार्बन एमिशन। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का है। यूएनएफसीसीसी बाइंडिंग नहीं था, इसलिए एक बाइंडिंग एग्रीमेंट करने की कोशिश की है। इसके अंदर इम्पोज करे थे इमिशन रिडक्शन टारगेट्स बाय 5.2% बिलो 1990 लेवल्स। तो ये बाइंडिंग था, तो यूएसए ज्वाइन नहीं करेगा इसको। क्योटो इफेक्टिव था 2005 से लेकर 2012 तक। 2012 के बाद में क्या है अभी? एनीवन? अरे कोई तो बता दो, 2012 के बाद में क्या मतलब? क्योटो का अगर वैलिडिटी खत्म हो रहा है तो क्या किया फिर उसके बाद? हेलो, इज माय वॉइस ऑडिबल? बोल रहा है वो आ नहीं रहा है कि किसने किया, तो इसके बाद वाला वो नाम। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है क्या अभी? सर आ रही है आवाज आपकी, पिछली बार भी आ ओके, रही थी। ठीक है। तो पर्पस क्या क्लाइमेट चेंज निगोशिएशन का? सक्सेसर एग्रीमेंट बनाना है क्योटो प्रोटोकॉल का, यूएसए को कमिटमेंट के अंदर लेके आना है। तो हाउ इट विल बी पॉसिबल टू ब्रिंग यूएसए? दो तरीके हैं। इधर ब्रिक्स कंट्रीज को फोर्स करने के लिए कि एग्रीमेंट जो है उसको बाइंडिंग बनाए कमिटमेंट्स को, क्योंकि यूएसए ने वैसे कंडीशन डाला था। दूसरा था कि कोई भी कंट्री बाइंडिंग एग्रीमेंट नहीं लेगा, फिर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग के सेम बना दो ऐसे, बिकॉज यूएसए डज नॉट बिलीविंग इन हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कंसेप्ट। ठीक है। अंटिल नाउ क्योटो के पहले साउथ वाले जीत रहे थे क्लाइमेट चेंज निगोशिएशंस, लेकिन क्योटो के बाद में दे हैव बीन लूजिंग। अप्रोच क्या है डेवलप्ड कंट्रीज का? ईयू जो है वो गुड कॉप की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि वहां पे स्ट्रांग सिविल सोसाइटी है। और ईयू इंडिया और चाइना को स्पॉइलर की तरह दिखाने लग गया था। एंड मतलब वही कि अगर इंडिया चाइना तैयार होंगे तो यूएसए भी मानेगा। तो ये बोल के इंडिया चाइना के ऊपर पुश कर रहे थे वो चीजें। यूएसए बैड कॉप की तरह एक्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि यूएसए ने एक्सट्रीम पोजीशन ले लिया था। और टू काउंटर दिस, बेसिक ग्रुप बना है, ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर बनाया बेसिक ग्रुप। स्मॉल आइलैंड स्टेट्स एंड वल्नरेबल स्टेट्स है इसमें। ठीक है। यार बेसिक कंट्रीज में कौन कौन आता है वैसे? किसी को कुछ आइडिया है क्या? अरे वो डेमोक्रेसीज आता है उसमें, ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका। चाइना साउथ अफ्रीका आएगी। नहीं, चाइना नहीं है। ओके। चाइना भी है वैसे, मैंने चेक किया गूगल से। ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना। रशिया नहीं है सिर्फ उसमें। 2009 में बना था ये। आई थिंक चाइना नहीं हाँ है इसमें। चाइना ऑब्जर्वर सर, स्टेटस में है शायद। गूगल सर्च पे तो लिख के आ रहा है 4 कंट्रीज है इसमें, ओके विकिपीडिया पे यही दिखा रहा है। सही है मतलब। ओके। ठीक है। तो ये मतलब इसमें लिखा है ना कि स्मॉल आइलैंड स्टेट्स जो है एंड वल्नरेबल स्टेट्स है वो बेसिक कंट्रीज के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। तो बेसिक में रशिया छोड़ के बाकी सारे हैं। ठीक है, आगे देखो कोपेनहेगन समिट में क्या हुआ फिर। ये टर्निंग पॉइंट था। वाई टर्निंग पॉइंट? क्योंकि अभी फिर इसके पहले, इसके बाद में कंट्रीज इन द नॉर्थ आर विनिंग एंड साउथ आर लूजिंग। तो ये फेवर कर रहा है अभी नॉर्थ के लिए, यूएसए अभी डोमिनेट कर रहा है। जो बाकी कंट्रीज है स्मॉल आइलैंड कंट्रीज वगैरह सब मिला के ऐसे बेसिक वगैरह सॉलिडेरिटी नहीं बना पा रहे हैं, दे आर नॉट यूनाइटेड टुगेदर। बाकी ठीक है, इंडिया इज आइसोलेटेड। आगे चलो थोड़ा सा। कोपेनहेगन समिट कंट्रोवर्शियल हो गया था।
एग्रीमेंट कंसर्न समिट में बना। न्यू फ्रेमवर्क क्या है? डाइल्यूशन ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। इसमें देखो पॉइंट्स एक बार, सारे कंट्रीज मिटिगेशन एक्शन लेंगे, बॉटम अप अप्रोच होगा, $100 बिलियन की कमिटमेंट करिए डेवलप्ड कंट्रीज में, लेकिन ये अचीव नहीं हुआ। जैसे बताया ना सर ने कि COP26 में इसके ऊपर बवाल था। बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए हैं बट कुछ मतलब हो नहीं रहा है प्रॉपरली। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट होता है 2015 का, थोड़ा नीचे ले लीजिए सर। इसको पढ़ लिया क्या? पढ़ लिया इसे इस, पढ़ लिया। इसको पढ़ना है ना? ठीक है उमेश हाँ सर आप पढ़ लीजिए प्लीज, मैं समराइज कर दूंगा। पढ़ा है सर इसे। अच्छा ठीक है सर। अच्छा तो इसको फिर पढ़ सर, लिया है क्या इसको? हाँ सर हाँ। ओके तो ठीक है, इसमें 2020 में एग्रीमेंट विल कम इन फोर्स इन 2020। वाई 2020? मतलब 2012 में एक्सपायर हो गया क्योटो प्रोटोकॉल, उसके बाद क्या हुआ था? अरे क्योटो को एक्सटेंड किया था ना, कोई तो बता दो कोई। यहाँ पे लिखा है क्योटो इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी विच एक्सटेंडेड 1992 UNFCCC. Kyoto Protocol was adopted in 1997 and entered into force in 2005. – 2012 में पहला कमिटमेंट पीरियड था एंड 2020 में सेकेंड कमिटमेंट पीरियड का एंड हो रहा है। तो आई थिंक 2012 से 20 तक एक्सटेंड किया था ये शायद। हाँ तो दोहा अमेंडमेंट एक है क्योटो प्रोटोकॉल के लिए, उसको वो बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल एक्सटेंशन 2012 से लेके 2020 तक। उसके बाद 2020 के बाद में क्या रहेगा? पेरिस डील रहेगा। द एग्रीमेंट विल कम इनटू फोर्स इन 2020। फिर क्या लिखा है इसमें? लिमिट करना है टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस तक का एंड $100 बिलियन डेवलप्ड कंट्रीज देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को। रूल बुक इसका बनाना था, बन गया क्या रूल बुक ये? आई डोंट थिंक, मतलब यहीं से पढ़ना था सर, पेरिस क्लाइमेट ये एग्रीमेंट। रूल बुक बना है क्या रिसेंटली अभी? Sir, as far as I remember, rule book तो बन गया है, but the bone of contention lying on the money. This $100 billion they are not giving. So substantially nothing ओके is happening. ठीक है। अच्छा एक बार अपन वो पढ़ लेंगे ना अभी, मतलब उसको दृष्टि से पढ़ लेंगे थोड़ा सा, विल मूव ऑन। इसमें फिर 100 बिलियन का देखा है, वो तो उसका शायद हुआ नहीं है फाइनलाइज। कैटोविस पोलैंड 2018 में हुआ था टू फाइनलाइज द रूल बुक। यूएसए ने थ्रेटन करा है कि अगर नहीं हुआ तो हम छोड़ देंगे। कैटोविस समिट 2018 का, सर नीचे ले लीजिए। कैटोविच समिट 2018 का हुआ था, ये भी पढ़ लिया क्या सर? पढ़ना है सर, ये पेरिस वाला भी पढ़ना था। पुतिन सर आपने कहाँ तक पढ़ा यार? Sir, I was about to read the Paris Climate Agreement. पेरिस, हाँ पेरिस से पढ़ना था। अच्छा पेरिस से पढ़ना है, मतलब ऐसा बोल रहे हो आप? Yes sir, उससे जस्ट पहले रुका था, उससे पढ़ना था वहां से। ओके ओके ठीक है, पढ़ लेता हूँ। Fortunately, countries came to the agreement at Paris. The agreement will come into force from 2020. Kyoto Protocol expired in 2012. Some developed countries had taken voluntary commitments. USA and even Japan preferred to remain out. The Paris Agreement aims to limit the temperature to 2 degrees Celsius
$100 billion to developing countries. It was decided that they will finalize a work program, that is a rule book to be implemented to achieve targets of Paris. Paris Conference at Katowice, Poland 2018 was to finalize the work program or rule book. USA had threatened to come out of the deal. However, as per agreement, it cannot come out before 2020. तो इसमें यार इतना इंपॉर्टेंट यही है कि क्योटो प्रोटोकॉल का एक्सटेंशन हो गया था 2012 से लेके 20 तक, एंड पेरिस वाला डील 2020 के बाद में एनफोर्स होना था। तब तक कंट्रीज ने वॉलंटरी कमिटमेंट लिए थे। इसका मेन गोल था 2 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना, $100 बिलियन मोबिलाइज करना है, वर्क फाइनलाइज करना था, जिसके लिए कैटोविस समिट हुआ 2018 का। बाकी कुछ नहीं, इतना ही है। आगे ले लीजिए सर। फिर नेक्स्ट है कैटोविच समिट 2018। At Katowice, there has been huge disagreement between various groups. The biggest disagreement has been on transparency in funding and reporting. Developed countries favored voluntary mechanism, whereas developing countries wanted binding commitments. Developed countries have rejected the demand to provide information whenever demanded by developing countries. Finally, the final text has managed to incorporate some crucial issues related to climate finance. The text suggests a higher goal from the present $100 billion per year. The text suggests that developed countries should give more resources as a grant rather than as a loan. The text plays with the words. It suggests that interested party may provide appropriate information on efforts taken for averting or minimizing the loss and damage. According to the experts, instead of some serious rules, the new rule book is riddled with loopholes which allow developed countries to avoid responsibility. एक बार इसको समराइज कर थोड़ा ऊपर ले लीजिए। हाँ, तो कैटोविच में बहुत सारे ये हो गया ना सर, पेरिस वाला। कैटोविच में बहुत सारे डिसएग्रीमेंट थी अलग अलग लोगों में। तो मेन डिसएग्रीमेंट था फंडिंग एंड रिपोर्टिंग के बारे में। तो डेवलप्ड कंट्रीज को वॉलंटरी फंडिंग चाहिए था, लेकिन डेवलपिंग वालों को बाइंडिंग कमिटमेंट चाहिए थी। कौन कितना कर रहा है बता दो भाई पूरा। दूसरा है कि डेवलपिंग कंट्रीज वांटेड की हाँ, जब भी उनको पता इंफॉर्मेशन चाहिए होगा दे कैन डिमांड, बट डेवलप्ड कंट्रीज रिजेक्टेड दिस डिमांड कि ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। एंड एक और चीज था ना, डेवलप्ड कंट्री शुड गिव मोर रिसोर्सेज एज अ ग्रांट रेदर देन लोन, सेम मांग थी। ठीक है। एंड लॉस एंड डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए भी एफर्ट्स लेंगे, लेकिन क्रिटिक्स बोलते हैं कि लूपहोल्स छोड़े हैं इसमें डिलिबरेटली, अवॉइड रिस्पांसिबिलिटी। थोड़ा नीचे ले सर। India's approach to climate change negotiations. India's approach has been offensive. India has played emphasized on the principle of equity, CBDR and human rights. ठीक है, नीचे ले जाइए। आई थिंक खत्म हो गएगा पूरा। ये 4 हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उमेश सर प्लीज स्क्रॉल डाउन करके देख लीजिए एक बार खत्म हुआ है क्या। ठीक है, एक नए टैब में ओपन कर लीजिए, वहां पे लिखिए कि COP 26 आउटकम्स UPSC। किसी को कुछ ऐड करना है क्या इसमें? Does anybody wants to add anything on this? जितना आपने पढ़ा अभी तक। सर इसको क्लोज करना होता है। या आई बिलीव हम लोग वो पुतिन सर वाला आप जो है कुछ ना, कह रहे हो? हाँ सर, वो जो हमने वो पार्ट है ना, इंडियाज अप्रोच टू दिस आवाज नेगोशिएशन। नहीं आ रहा सर आपका। यस सर, आई विल जस्ट हाँ, am I audible now? yes sir, we can hear you. I believe we have pondered upon this topic, India's approach to climate change negotiation. यहाँ सिर्फ एक लाइन लिखा है, बट जब हम लोग ट्रेंड्स निकाले तो उसमें
क्वेश्चन पहले ही एक्सप्लिसिटली ना बोले कि ऐसा इंडिया अप्रोच टू क्लाइमेट चेंज, बट देयर हैव बीन इम्प्लिसिट वेरियस वेज वेयर दे हैव बीन आस्क्ड व्हाट वाज द इंडिया स्टैंड और व्हाट वाज द इंडिया अप्रोच. सो इसमें अगर हम लोग पॉन्डर करें तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा. मतलब ऑल्दो पहले 26 ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो पहले 26 कर सकते हैं, उसके बाद फिर वापस यहाँ आते हैं, क्योंकि ये ऐसा है कि क्यूमुलेशन है. इंडिया का जितना स्टैंड है, जितने भी उसमें उसका क्यूमुलेट करके एक मस्त सा रिबन वो बांध के गिफ्ट बनाने वाला बात है. और ऑल्दो वो जो आप खोलवाए थे वो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. इट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट कि 2 क्वेश्चन आए थे लास्ट वीक. तो पहले हम वो कर लेते हैं, नो इश्यूज. उसके बाद फिर ये सम अप ही तो करना है कि इंडिया का अप्रोच क्या रहा है. ठीक है सर. ठीक है, तो इसमें यही लिखा है कि रिसेंटली COP26 हो गया था, चांस टू सेव द प्लैनेट था, इट डिड मेक सम प्रोग्रेस. तो थोड़ा क्रॉस पे क्लिक करिए सर, लेफ्ट साइड में क्रॉस दिख रहा है ना, क्रॉस, उस पर क्लिक करिए. हाँ, समिट के अंदर डिस्टर्बिंग प्रोस्पेक्ट था कि हमारा टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, वेराज 2015 पेरिस के अनुसार 2 डिग्री बताया करने के लिए, आइडियली 1.5 डिग्री करने बोला है. मतलब एम है 2 डिग्री का, बट 1.5 आइडियली कर लेना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे. फिर ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, छोड़ो उसको. मिनट्स ऑफ मीटिंग, अचीवमेंट्स एंड सेटबैक्स क्या है. तो न्यू ग्लोबल एंड कंट्री टारगेट्स. द ग्लासगो समिट हैव अर्ज्ड कंट्रीज टू कंसिडर strengthening their 2030 targets by COP27 to be held in Egypt 2022. ओके, तो COP27 नेक्स्ट वाला 2022 वाला, तो बोल रहे टारगेट को स्ट्रेंथन करो, तो ये कुछ नहीं है. The summit targeted global warming not to exceed 1.5 degrees Celsius and got about 140 countries to announce target dates for net zero, bringing emissions down to net zero. फिर India has also joined the consensus and announced its net zero target by 2070. तो अभी 50 साल हो रहे हैं. ठीक है. Glasgow Breakthrough Agenda, a potentially important development which emerged out of COP26 but outside COP process, is the Glasgow Breakthrough Agenda endorsed by 42 countries including India. तो क्या है ये? It is a cooperative effort to accelerate the development and deployment of clean technology, sustainable solutions, clean power, road transport, steel and hydrogen वगैरह. एक और है phasing down coal consumption. तो कोल जो है डर्टीएस्ट फ्यूल है, इसका फेजिंग आउट करना है. मिडल पाथ एज सजेस्टेड बाय इंडिया, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज करना है, डेवलपिंग को नहीं करना है. तो मिडल पाथ इंडिया ने बोला है कि फेज डाउन का वर्ड यूज कर लो, ऑफ कोल बेस्ड पावर, फेज डाउन, फेज आउट. क्या डिफरेंस हो गया इसमें? फेज आउट मतलब कंप्लीटली हटाना है, फेज डाउन को कम करना है. बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? एज पर क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, इफ फुल्ली अचीव्ड, अगर टारगेट फुल्ली अचीव करेंगे तो कुड लिमिट ग्लोबल वार्मिंग टू अराउंड 1.8 डिग्री सेल्सियस. However, मतलब इनसफिशियंट है, मतलब ये टारगेट जितने भी बताए हैं सारे के सारे. सेटबैक क्या है मीटिंग में? वॉलेंटरी टारगेट इज अ सेटबैक. नो मैकेनिज्म फॉर एनफोर्समेंट और पेनल्टीज. टारगेट्स आर कंडीशनल है सारे, सिर्फ दे आर कंडीशनल ऑन एडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट. सेकंड है लैक ऑफ स्पेसिफिक डिटेल्स एंड एक्शन, विच आर नॉट प्रोवाइडेड. डिटेल्स ऑन स्पेसिफिक एक्शन कैसे लेंगे वो नहीं बताया किसी ने भी. फेलियर इन सिक्योरिंग क्लाइमेट फाइनेंस. Summit only urges developed countries to pay up for climate finances. तो बाइंडिंग कुछ नहीं हुआ है इसमें. मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन बजट. जो वर्ल्ड के टॉप 3 लार्जेस्ट इमिटर है, चाइना, यूएसए एंड यूरोप, विच अकाउंट फॉर 30% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, वुड टेक अप 78% ऑफ कार्बन बजट. तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है, सेटबैक बोल सकते हैं. छोड़ दो इसको. वे फॉरवर्ड में क्या दिया हुआ है? सजेशन फॉर लार्ज इमिटर्स. आई डोंट थिंक ये इंपॉर्टेंट होगा. क्या लग रहा है आप लोग को? हाँ सर, वो वे फॉरवर्ड अपने मन से भी लिख सकते हैं सच,
बाकी इसमें हाँ, थोड़ा नीचे ले लीजिए, और कुछ है क्या? सर थोड़ा नीचे लेंगे क्या इसमें? इसमें इंडिया के बारे में कुछ नहीं दिया, जो चार पांच थे ना, कुछ तो पंचामृत ऐसा कुछ तो हुआ था ना। थोड़ा नीचे ले लीजिए सर, कुछ खत्म हो गया क्या नीचे? ओके, ठीक है ठीक है। कैसे सर्च करेंगे सर, कोई बता दो यार, कोई और। इंडिया का जो पंचामृत वगैरह कुछ तो गोल्स अनाउंस किया था ना, वो सब देख लेते एक बार। ठीक है, तो इंडिया रिसेंटली अनाउंस COP26 के अंदर पंचामृत स्ट्रैटेजी है। ये बोल्ड लीप है सीमेंटिंग क्लीन एनर्जी के लिए। 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी बताई है, which was announced by Indian PM in COP26 ग्लासगो। तो टारगेट है नेट जीरो का बाय 2070, देखा था अपन ने। मतलब बॉल इज इन डेवलप्ड वर्ल्ड कोर्ट क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में। ऑलरेडी इंडिया लो इमिटर है पर कैपिटा बेसिस पे, एंड टॉप 3 इमिटर देखा ना अपन ने, यूरोप, यूएस एंड चाइना है। 30% वर्ल्ड का पॉपुलेशन है वहाँ पे, एंड 70% यूज कर रहे हैं कार्बन बजट का। ठीक है, न्यू गवर्नमेंट टारगेट्स क्या क्या है? पहला है, इंडिया विल इंक्रीज इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 500 गीगावाट। तो पहले इंडिया 450 गीगावाट, ठीक है, पुराना टारगेट था 450 गीगावाट, आउट ऑफ विच 100 गीगावाट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड बाय 2030। ये 500 गीगावाट कब तक करना है, 2030 है क्या? हाँ सर 2030 आई गेस। पहले 175 था, अब यहाँ पर ऐसा लिखा है 450 गीगावाट। पहले 175 गीगावाट था, उसके बाद फिर अभी तो बढ़ा दिए लोग। ओके, ठीक है सर। सेकंड देख लीजिए, इंडिया विल मीट 60% ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो इंडिया का एनर्जी 50% से जो होगा 2030 के ऊपर अचीव करेंगे रिन्यूएबल का। प्लीज नोट दैट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेस। नॉन फॉसिल सोर्सेस also include scalable nuclear power and hydro electricity। ठीक है, तो ये नॉन फॉसिल होते हैं। थर्ड पॉइंट है, इंडिया विल रिड्यूस टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन इमिशन बाय 1 बिलियन टन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स टिल 2030। तो कार्बन इमिशन कम करेंगे 1 बिलियन टन से बाय 2030। फोर्थ पॉइंट है, बाय 2030 इंडिया विल रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय 45%। तो 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से अचीव कर रहे हैं, एंड कार्बन इंटेंसिटी को 45% कम कर रहे हैं, इकोनॉमी का कार्बन इंटेंसिटी। नीचे लिखा है, इंडिया हैज अचीव 25% इमिशन इंटेंसिटी रिडक्शन ऑफ जीडीपी बिटवीन 2005 to 2016 and is on the path to achieve more than 40% by 2030। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, बाय ईयर 2070 इंडिया विल अचीव द टारगेट ऑफ नेट। ये कार्बन इमिशन का है ना, या कोई और इमिशन है? सर कार्बन एमिशन का ही, एम आई ऑडिबल? Yes, sir, it was carbon emission only. The 2070 carbon neutral country.
सर वो नेट जीरो एमिशन 2070 तक मतलब वो करना है, एक्वायर करना है, अकम्प्लिश करना है। ठीक है, आगे चलो फिर। ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब इस बार मेंस के अगर किसी ने रख लिया होगा ना तो उसको बहुत फायदा होगा इसका। आगे दिया है पंचामृत ट्रेडिशनल मेथड ऑफ मिक्सिंग फाइन नेचुरल फूड्स, मिल्क घी कर्ड हनी जागरी, छोड़ दो यार इसको ना। इंडिया ऑल्सो गिव स्लोगन वन लाइफ वन वर्ल्ड। ठीक है, वन नेशन वन टैक्स है, वन लाइफ वन वर्ल्ड। फिर एक और था ना, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वही था क्या? हाँ सर, वो तो एक अलग इनिशिएटिव है। वो सोलार मतलब वो सोलार पावर का यूज करके, और मतलब जितने भी वो पहले वो बहुत एम्बिशियस टारगेट है सर, वो अलग हो जा रहा है, वन सन वन वर्ल्ड। ओके ओके, हाँ ठीक है। नीचे एक लाइफ शॉर्ट हैंड है, स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट टुडे, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट टुडे। तो ये कैंपेन चलाया है कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए, बट किसने करा ये नहीं बताया, इंडिया ने कराया क्या लाइफ कैंपेन? Yes, sir. Life, the term was coined by Pradhan Mantri Modi only. Lifeline for environment today. ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, ऑल न्यू टारगेट्स एक्सेप्ट 2017 नेट जीरो कमिटमेंट्स would be put in India's updated INDC that is expected to be submitted to UN Climate Secretary soon. Net zero is not a part of Paris Agreement, and such that commitment would be conveyed separately as a part of India's long-term strategy. What is the rationale behind India's announcement of new climate targets? Vulnerability climate change से है, boosting economic growth, 7,000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, जीडीपी पर कैपिटा कम हो जाएगा अपना उसकी वजह से, टू गेन एडवांटेज इन न्यू टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक हाइड्रोजन वगैरह में टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज। सब नीचे ले लीजिए सर, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं ज्यादा इसमें। इंडिया क्लाइमेट टारगेट इन पेरिस वर्सेस ग्लासगो, तो इमिशन इंटेंसिटी 33-35%, पहले भी उसको 45% कर दिया है। शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी वाला पहले 40% था, अब 50% करा है। कार्बन सिंक का उतना ही टारगेट है, नो न्यू अनाउंसमेंट टू क्रिएट एडिशनल कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 गीगा ton carbon dioxide through additional forest and tree cover. Why India's announcement of new climate targets hold significance? ये पहली बार ऐसा बोला है। छोड़ो इसको, आगे चला है, थोड़ा नीचे ले जाओ। चैलेंजेस क्या है, छोड़ दो इसको, आगे ले जाइए। और वे फॉरवर्ड बोला है, ठीक है सर, वापस आ जाते हैं। कुछ ऐड करना है किसी को तो कर दो। Yes, sir. That 175 gigawatt somebody was saying, na, that target was till 2022. So now India had its new target in renewable energy, which is a 495 gigawatt is till 2030. So this is updation. 175 was till 2022 only, renewable target of India. Now we have to achieve a goal of 495 gigawatt till 2030. मुझे तो ऐसा लगता है जब गोल अचीव नहीं कर पाते ना तो गोल पोस्ट को ही पीछे ढकेल देते हैं। एफआरपीएम टारगेट अचीव नहीं होता है तो टारगेट पीछे ढकेल देते हैं। ऐसी गोल सही। अचीव गोल ढकेल दिए। उस पे तो इलेक्शन नहीं होगा ना यार वैसे। चलो आगे ले लो, बैक ले लो सर, उमेश सर, ये तो खत्म हो गया ना। अभी अपन ने कौन सा पढ़ा, ह्यूमन राइट्स पढ़ा और एनवायरमेंट पढ़ा ना। तो एक काम कर लो, छोड़ो इसको, उस दूसरी वाले डॉक्यूमेंट में जाओ, दूसरे डॉक्यूमेंट में जाओ, उसमें देख लो ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। यहाँ पे पढ़ा ही नहीं है, उसमें है क्या डेमोक्रेसी, देखो एक बार, उसमें टॉपिक ही नहीं दिया वो शायद डेमोक्रेसी का, नहीं दिया है ना। ठीक है, तो इसी में पढ़ लेंगे, आ जाओ। ओके, तो एक डेमोक्रेसी टॉपिक है इसमें। वैसे तो हम लोग बहुत कुछ P2S1 P1S1 से यूज कर सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, एक है डेमोक्रेटिक पीस थियरी, किसने दिया हुआ ये, किसी को याद आ रहा है? एनीबडी रिमेंबर इट? डॉयल है क्या इसमें, माइकल डॉयल है क्या?
कम से कम थियरी तो बोल दो यार जिसको याद आ रहा था। चलो मतलब थियरी तो ये बोलता है कि डेमोक्रेसी आर रिलक्टेंट टू गो फॉर वॉर, दे डू नॉट यूजुअली गो फॉर वॉर। ये थियरी दिया था। किसी स्कॉलर याद आ रहा है तो बता दो। Yes, you're very right on your assumptions. डॉयल नहीं दिया था, उसमें उन्होंने बताया था कि डेमोक्रेसी है, मतलब पीपल ऑलवेज, पीपल का प्रेशर रहता है, इसलिए डेमोक्रेसीज डोंट गो फॉर वॉर। हालांकि इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत है, which we may look afterwards. बट इसकी जो सर ने क्रक्स बताया वो बिल्कुल एक लाइन में यही था कि डेमोक्रेसी में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर प्रेशर रहता है कॉमन सिटीजन का। माइकल डॉयल की ही थ्योरी है। ओके सर, थैंक यू। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स एनवायरनमेंट फॉर प्रोटेक्शन एंड इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन डिग्निटी। अमर्त्य सेन बोलते हैं गुड सोसाइटी इटसेल्फ इन ऑपरेशन। मतलब डेमोक्रेसी की इंट्रिंसिक वैल्यू है, एजुकेटिव वैल्यू है, इंस्टीट्यूशनल वैल्यू है फॉर अकाउंटेबिलिटी। इश्यूज क्या है डेमोक्रेसी एज ग्लोबल कंसर्न में? क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन दिया हुआ है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कल्चरल रिलेटिविस्ट व्यू पॉइंट है। किसने दिया था एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का थीसिस? हंटिंगटन। करेक्ट, सैमुअल पी हंटिंगटन। और उनके गुरु कौन थे, या वो चेला, क्या था वो रिलेशन? एंड ऑफ हिस्ट्री दिया ना किसी ने? उनके शिष्य थे फ्रांसिस फुकुयामा आई गेस, और वो उनके गुरु थे हाँ, सैमुअल पी हंटिंगटन। शायद आप उल्टा बोल रहे हैं सर। फ्रांसिस फुकुयामा ने पता नहीं। सही है क्लैश सर। ऑफ सिविलाइजेशन तो बाद में आया ना सर? हाँ, तो पहले एंड ऑफ हिस्ट्री बोला, फिर फ्रांसिस फुकुयामा बेटा पहले बोला, उसके बाद फिर जैसे अरे मैं बताता हूँ तुमको, तो फिर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन मुझे जब तक याद आ रहा है हाँ सैमुअल पी हंटिंगटन टीचर हाँ थे हाँ और हाँ, फ्रांसिस फुकुयामा चेला थे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही है। करेक्ट सर। ठीक है, थैंक यू सर। फिर आगे देखते हैं। डोमिनेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है अभी, वो न्यू लिबरल डेमोक्रेसी है। लेकिन अभी डेमोक्रेटिक इंटरवेंशनिज्म भी हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डेमोक्रेटिक पीस थियोरी। डेमोक्रेटिक डेफिसिट की बातें हो रही है। किसने बोला डेमोक्रेटिक डेफिसिट है यूएनआईएमएफ में? डेमोक्रेटिक डेफिसिट किसने बोला है? अरे स्टिग्लिट्ज है ना भाई, जोसेफ स्टिग्लिट्ज ना। कंफर्म कर दो कोई प्लीज अगर है तो। कितने लोग जिंदा है यार, एक बार बोल दो कम से कम, मैं जिंदा हूँ कैसे। जिंदा है मगर कंफ्यूज। तो जिंदा खोज रहे हैं सर नोट्स में। अरे यार स्टिग्लिट्ज पता है, पिछले 10 दिनों में ना मैंने कम से कम 10 बार रिपीट किया होगा जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने बोला डेमोक्रेटिक डेफिसिट है। क्योंकि ये बहुत ही कॉमन चीज है ये। पेपर टू सेक्शन 1 एज वेल P2S2 दोनों जगह पे सही है लिखने के लिए। एक और मैंने लाइन बोली थी और याद है सभी किसी को, पीएम मोदी बोलते हैं 21st सेंचुरी कैन नॉट बी रन ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस मेड इन द 20th सेंचुरी। ये दोनों जो पॉइंट्स है ना, वो IMF, UN, WTO किसी भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में यूज कर सकते हैं। थोड़ा याद कर लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों भी लाइंस। ठीक है, आगे देखते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेमोक्रेसी। सोल्सर, यू आर सेइंग समथिंग? I was just saying thank you. It was a good point. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन डेमोक्रेसी क्या हो रहा है? तो क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन वर्सेस क्वालिटेटिव डिक्लाइन। तो मतलब ग्लोबलाइजेशन हुआ, इसकी वजह से डेमोक्रेसी बहुत जगह पे पुश हो गई अपने आप। तो क्वांटिटी तो बढ़ रही है, नंबर ऑफ डेमोक्रेसी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन क्वालिटेटिवली डिक्लाइन हो रहा है। मतलब जो पोस्ट सोशलिस्ट स्टेट्स वगैरह थे ना, पोस्ट सोशलिस्ट या फिर जो पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स है, बहुत सारे लोग अभी डेमोक्रेसी नाम के लिए तो अपना रहे हैं, बट क्वालिटी खराब जा रही है। मतलब
इवन चाइना भी बोल रहा है हम डेमोक्रेसी है, म्यांमार भी बोल रहे हैं हम डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान भी बोल रहे डेमोक्रेसी है, बट क्वालिटी अच्छा है कि नहीं बहुत मुश्किल है ना जज करना हो। फिर एक रिवर्स वे ऑफ डेमोक्रेसी आया, किसी को इलेबोरेट करना है इस पे, रिवर्स वे ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? ऐसा एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा, बाकी बहुत इंटरेस्टिंग था ये आर्टिकल, मैंने पढ़ रखा था। इसमें उन्होंने वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी के थ्रू बताया था। जैसे पहले कॉलोनियलिज्म था, कॉलोनी से जब सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री निकली तो वो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर दी। लेकिन जो साउथ एशियन स्टेट्स हैं एक्सेप्ट इंडिया, बाकी सब लोग डेमोक्रेसी का बाजा बजा दिए और वहाँ पर अलग अलग चीजें आ गई। जैसे कि म्यांमार में तो कई बार मिलिट्री कू हो चुका है, पाकिस्तान में मिलिट्री कू है, लेकिन पाकिस्तान को आयशा सिद्दीकी क्या कहती है, मिलिट्री इनकॉर्पोरेटिव। और भी जितने भी देश हैं वहाँ तो ब्लंडर्स बहुत सारे हुए। साउथ एशिया तो पहला डेमोक्रेटिक रिवर्स हो गया। उसके बाद फिर आता है यूएसएसआर का गिरना। यूएसएसआर के गिरने के बाद जितने नए स्टेट बने वहां पर भी डेमोक्रेसी बनाई गई थी, बट द सो कॉल्ड डेमोक्रेसी वाज इरोडेड बाय द सैटेलाइट स्टेट सिस्टम ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर अपने इशारों पर नचाने लगे, इनिशियल टाइम्स की बात है। तो उस टाइम पर भी मतलब जब यूएसएसआर टूट गया तो वहां पर डेमोक्रेसी बनी, मगर वहां भी डेमोक्रेसी ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाई थी। जो थर्ड डेमोक्रेसी का वो है, वो मैंने किसी आर्टिकल में पढ़ा था कि थर्ड डेमोक्रेसी का भी रिवर्स वेव आएगा। मतलब कि जो अब जो डेमोक्रेसी जो कंट्री सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है, जैसे इंडिया को लोग बोलते हैं पार्टली डेमोक्रेटिक, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी चल रही है, तो उसको कुछ कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स फैंसी में बता के थर्ड डेमोक्रेसी, रिवर्स वेव ऑफ डेमोक्रेसी आ रही है, ऐसा कुछ कुछ पता था। एक बार ना मैं बोलता हूँ मेरे पास क्या लिखा है थोड़ा सा। एक सैमुअल पी हंटिंगटन है, उन्होंने कुछ तो वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी बोले थे। तो ही सेड कि एक्सपांशन ऑफ डेमोक्रेसी हैज हैपेंड इन 3 डिफरेंट वेव। तो 1800 के टाइम पे पहला वेव आया था, वर्ल्ड वॉर टू के बाद में डीकोलोनाइजेशन के बाद में सेकेंड वेव आया, एंड पोस्ट कोल्ड वॉर थर्ड वेव आया। पोस्ट कोल्ड वॉर मतलब आई थिंक 1990s में ना, तो ये थर्ड वेव आया। एंड कुछ स्कॉलर्स ने, वेस्टर्न स्कॉलर्स ने वगैरह ऐसा बोला है ना कि अरब स्प्रिंग जो आया है ना, मतलब सम स्कॉलर्स टॉक अबाउट अरब एक्सेप्शनलिज्म कि अरेबियन स्टेट्स कैन नॉट बिकम डेमोक्रेटिक। मतलब दिस इज द वे टू जस्टिफाई कि भाई वहां पे डेमोक्रेसी आ ही नहीं सकती, तो अरब एक्सेप्शनलिज्म है, तो हमें उनके हाथ में डील करना पड़ेगा क्योंकि हमें ऑयल खरीदना है, तो हम उनसे वैसे भी डील कर लेंगे, ममार जी हमें खुश है। ठीक है, लेकिन सम अदर स्कॉलर सेज कि अभी जो अरब स्प्रिंग आ रहा है ना, दैट इज द फोर्थ वे ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन वेस्टर्न पॉलिसी की वजह से वहां पे अरब स्प्रिंग की जगह पे अरब विंटर हो रहा है। तो आई विल रिपीट, सैमुअल पी हंटिंगटन ने 3 वे ऑफ डेमोक्रेसी बोले हैं। कुछ अलग वेस्टर्न स्कॉलर्स ने अरब एक्सेप्शनल कंसेप्ट दिया है, वेरएज कुछ अलग स्कॉलर्स ने फोर्थ वे ऑफ डेमोक्रेसी बोला है उसको। ठीक है, तो ये था सैमुअल पी हंटिंगटन का। एंड इसके अगेंस्ट, इसकी क्रिटिसिज्म में किसी और स्कॉलर्स ने 3 रिवर्स वेव ऑफ डेमोक्रेसी बोले हैं। फर्स्ट रिवर्स डेमोक्रेसी का वेव था इंटर वॉर पीरियड में हुआ था, इंटर वॉर पीरियड में वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच में। फिर एक और था कोलैप्स इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज, मतलब कोलोनाइजेशन करके डेमोक्रेसी तो लेके आ गए वहां फोर्सफुली, लेकिन वहां पे उल्टा सब वापस जाने लगे, जैसे म्यांमार का पकड़ लो है ना। तो ये कोलैप्स है। और तीसरा मेरे पास लिखा हुआ नहीं है यार, किसी को कुछ पता हो थर्ड रिवर्स हो या फिर तो बता दो, किसी को पता हो तो। वैसे मैंने अभी गूगल किया ना, तो मेरे को एक बुक मिला है, वो जो सैमुअल पे हंटिंगटन है ना, उनके बुक का नाम ही है द थर्ड वेव, डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी। ये उनके बुक का ही नाम है। शायद जो मैम ने नोट्स बनाया हो इसी इसी बुक के आधार पे लिखा होगा ये 3 वेव्स। तो वी कैन ऑल्सो कोट हिज नेम एंड द बुक नेम नेक्स्ट टाइम।
What is the book name? मैंने ग्रुप में डाल दिया सर, देख लेंगे. Book name is The Third Wave, Democratization in the 20th Century. सैमुअल पी हंटिंगटन का बुक है ये. यही वेव जो मैंने बताया ना अभी मैम के नोट्स में से, यही होंगे फिर वो. लेकिन रिवर्स वेव क्या, मुझे तो कुछ मिला नहीं. किसी को मिला तो बता दो. यार कितने लोग जिंदा है सही में, मतलब हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर एग्जैक्टली? क्योंकि बोलने वाले लोग तो सिर्फ 2 या 3 ही है. ओके, सर हु एल्स? जिंदा है सब लोग, वो ढूंढ रहे हैं सर रिवर्स और डेमोक्रेसी. अच्छा ठीक है, बाकी लोग? ओके, हु एल्स? हाँ हम सुन रहे हैं. ओके सर. और So I'm ओके listening, सर. but I'm new to optional, so I have just read the notes once, so I can't go ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज मैम. ठीक है, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग. रिक्वेस्ट दैट मोर इंटरेक्टिव एंड मेक इट मोर सर फनी एक सेशन. कुछ थोड़ा अच्छा लगना पढ़ते चाहिए हैं यार फिर कि भाई दूसरा लोग फिर बोल रहे हैं. भूल जाते हैं. कोई बात नहीं सर, टू एयर इज ह्यूमन, तो गलतियां होती है सबसे, याद नहीं रहता है. कोई नहीं. ठीक है, आगे चलते हैं. डेमोक्रेसी एज अ ग्लोबल कंसर्न मेनली डील्स विथ द मेकिंग ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम मोर डेमोक्रेटिक. ग्लोबल डेमोक्रेसी कैन बी एक्सपांडेड बाय, तो इसमें स्कॉलर के नाम है, देखो एक है जॉन आर शॉल्टे. इन्होंने पोस्ट मॉडर्न ग्लोबल डेमोक्रेसी की बातें करी है. प्रिंसिपल दिए है ट्रांस कल्चरलिटी, ट्रांससेक्युलरिटी, प्लूरल सॉलिडरिटी, इगैलिटेरियनिज्म, इकोशिप, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी. यार मुझे तो इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है. किसी को पता है क्या अच्छे से इसको? ठीक है, तो आई एज्यूम कि किसी को नहीं पता है. ठीक है, तो जॉन आर्ट शॉल्टे, इनका शायद बुक का नाम होगा पोस्ट मॉडर्न ग्लोबल डेमोक्रेसी. इसको जरा गूगल करके पढ़ लेंगे बाद में. एक कंसेप्ट है स्टैटिज्म. इसमें मल्टीलैटरल कोलैबोरेशन अमॉन्ग डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट्स, इसको बोलते हैं स्टैटिज्म. क्रिटिसिज्म है इसका कि आइडेंटिटीज नो लॉन्गर हैव टेरिटरी बेस्ड. अभी सुपरा स्टेट आया है, सब स्टेट आया है, नॉन स्टेट एक्टर भी आए हैं अभी प्ले रोल करने के लिए. कॉस्मोपॉलिटनिज्म एक थियरी है, कॉस्मोपॉलिटनिज्म इलिवेटिंग द पिलर्स ऑफ वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड. इसका क्रिटिसिज्म है कि कल्चर्स लुक एट वेस्टर्न लिबरल प्रिंसिपल्स अनफेवरेबली. तो ठीक है, सर कॉस्मोपॉलिटनिज्म है, ये स्टेटिज्म है. स्टैटिज्म का क्या एग्जाम्पल है? सर आई थिंक सब कुछ होगा, मतलब जो भी अभी रियल आईआर में घट रहा है वो सब तो स्टेट सेंट्रिक ही तो है. डब्ल्यूटीओ पकड़ लो, यूएन पकड़ लो, सब तो स्टेट सेंट्रिक ही तो है ना. नहीं, इसमें अपना जो स्टैटिज्म में कोलैबोरेशन में डेमोक्रेटिक नेशंस, क्वाड भी होगा, क्वाड. हाँ सब कुछ आएगा बेसिकली सर. क्या है ना, ये बहुत ही बेसिक टर्म है. जो स्टेट सेंट्रिक व्यू पॉइंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन ना, उसकी बात कर रहा है जहां तक मुझे समझ आता है. और सब स्टेट में वो अलग है सर, वो तो क्रिटिसिज्म है ना वो. मतलब वो क्रिटिसिज्म है, स्टैटिज्म के अंदर नहीं है वो टॉपिक, वो पॉइंट इसलिए लिखा है कि स्टैटिज्म ठीक है, अभी हम स्टैटिज्म कर रहे हैं, पर उतना नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी सुपरा स्टेट भी है, सब स्टेट में भी है. सब स्टेट में ऐसा बोल सकते हैं ना कि जो कल्चरल रीजनल यूनिट्स होते हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो वैसे बोल रहे हैं. I just googled मतलब once what is हम्म, statistics politics. So it turned out like this. In political science, statism is the doctrine of political authority of the state is legitimate to some degree. This may include economic and social policy, especially in regard of taxation and the means of production. I guess इसमें centralization of authority भी एक सब टॉपिक आ जाता है, इसका सब एस्पेक्ट.
ये सब पूरा स्टैटिज्म मतलब जो पूरा सिस्टम का एक आई गेस कोरिलेशन है, इसमें सब कुछ इंक्लूड कर रहा है, इकोनॉमिक, सोशल पॉलिसी, टैक्सेशन, प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। उमेश सर नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा। हाँ, तो नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी। इसमें मैरी कैल्डोर का व्यू है, स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी इज बोथ द कॉन्सिक्वेंस एंड द कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. Democracy in a substantive sense, qualitatively, in undermined since a lot of decisions that affects people's life are not taken at the level of state. ठीक है, तो स्प्रेड ऑफ डेमोक्रेसी दोनों भी है, कॉन्सिक्वेंस भी है, कॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी है। एंड डेमोक्रेसी सब्सटेंटिव सेंस में अंडरमाइन हुआ है। क्यों? क्योंकि जो डिसीजंस होते हैं पीपल को अफेक्ट करने वाले, वो लेवल ऑफ स्टेट पे नहीं हो रहे हैं। डेविड हेल्ड बोलते हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस सफर फ्रॉम डेमोक्रेटिक डेफिसिट, and that is why he proposes cosmopolitan models of democracy to address the democratic deficit of globalization. थोड़ा नीचे ले लीजिए। तो उनके सजेशन क्या है डेविड हेल्ड के? सेटअप द वर्ल्ड गवर्नमेंट, रिफॉर्म करो यूएनएससी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक को, एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी लाओ, रेफरेंडम एट ग्लोबल लेवल लेके आ जाओ, एंड ऑन मैटर्स ऑफ डेडलॉक। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट, यूएनएससी वगैरह को रिफॉर्म करना है, ग्रास रूट डेमोक्रेसी लाना है, वर्ल्ड पार्लियामेंट बना दो, सब कुछ कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स। ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। ये लिखते हैं यूडीएचआर 1948। ह्यूमन राइट इज द मोस्ट एनर्जाइजिंग आइडिया ऑफ आवर टाइम। डॉर्किन बोलते हैं दे आर द इनएलिनेबल, परमानेंट, यूनिवर्सल एंड इक्वल। इनएलिनेबल, परमानेंट, यूनिवर्सल, इक्वल। 1948 में यूडीएचआर आया था, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ब्रॉट ह्यूमन राइट्स इन द लीगल डोमेन फॉर अ मियर फिलोसॉफिकल एंड मोरल डोमेन। तो पहले सिर्फ फिलोसॉफी एंड मोरालिटी में था, लेकिन 1948 में पहली बार लीगैलिटी में आ गए हैं। ग्लोबलाइजेशन एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में दो स्कूल्स ऑफ थॉट है। ग्लोबलाइजेशन एज गुड फॉर ह्यूमन राइट्स, एंड दूसरा बोलता है कि अंडरमाइन करा है। देखते हैं। तो डेमोक्रेसीज इंक्रीज हो रहे हैं, इससे ह्यूमन राइट्स का प्रमोशन हो रहा है। प्रोलिफरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, कन्वेंशंस एंड इंस्टीट्यूशंस, ये भी हो रहा है। ग्रोथ ऑफ ह्यूमन राइट्स कॉन्शियसनेस हो रहा है। R2P से RWP जो है ना, इसके वजह से भी ह्यूमन राइट्स का प्रमोशन हो रहा है। लेकिन कुछ स्कॉलर्स बोलेंगे कि भाई ग्लोबलाइजेशन हैज एक्चुअली अंडरमाइन ह्यूमन राइट्स। कैसे? न्यूलिबरल कैपिटलिज्म आया है। तो जैसे वंदना शिवा बोलती है ना कि जो एमएनसीज है वो तो एक्सप्लॉइट कर रही है नेचर को वगैरह, तो उसी तरीके से ह्यूमन राइट्स को भी वायलेट कर रहे हैं। दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग एक्सेप्ट प्रॉफिट्स। एंटी पुअर है न्यूलिबरल ग्लोबलाइजेशन, तो ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट ही होगा। वीकन कर रहा है सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स को, ये रोलिंग बैक ऑफ स्टेट हो रहा है इसकी वजह से। तो फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी एंड एग्रीकल्चर जैसे इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। हाउ कैन ह्यूमन राइट्स बी प्रमोटेड देन? ह्यूमन राइट्स रिजाइम के बारे में बात कर रहा है, एंड व्हाई स्टेट्स प्रमोटेड ह्यूमन राइट्स। किसी को आंसर करना है दोनों क्वेश्चन? ये ह्यूमन राइट्स रिजीम में वो कार्ल तक का पूरा दे सकते हैं आई गेस। 3 जनरेशन ऑफ राइट्स में ह्यूमन राइट्स वाला यूज करके। Am I audible to anyone? यस सर, आई कैन हियर यू। शैडो पैड का आवाज नहीं आ रहा है, स्पीकिंग दिखा रहा है लेकिन उनका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। शैडो पैड, यू आर नॉट ऑडिबल। इफ यू आर ट्राइंग टू स्पीक, प्लीज चेक योर माइक और रीजॉइन द सेशन। बाकी लोग को आ रहा है क्या शैडो पैड का आवाज? नो सर, मुझे भी नहीं आ रहा। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें सर, पुतिन सर। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि कार्ल वसाक का यूज किया जा सकता है आई गेस 3 जनरेशन ऑफ राइट्स के लिए, मतलब इनिशियल स्टार्टिंग्स के लिए। उसके फिर ह्यूमन राइट्स रिजीम में जैसे उसका जितना भी फेज वाइज डेवलपमेंट आया ह्यूमन राइट्स का, वो शो कर सकते हैं हम लोग, अगर ऐसा रिजीम के बारे में दिखाना है। जैसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट,
उसके बाद फिर नेटो का जबरदस्ती का प्रोटेक्शन की वजह से फिर वो रिस्पॉन्सिबल प्रोटेक्शन वाला स्कीम आना। आई गेस ये सब अभी याद एग्जैक्टली नहीं आ रहा है उतना, बट ये फर्स्ट वाले का आंसर ऐसे एड्रेस किया जा सकता है आई गेस, ह्यूमन राइट्स रिजीम को पूरा अच्छे से। किसी को जो राइट्स के है ना 3 टाइप, वो पता है क्या? करल वसा के जो दिए थे ना, याद है किसी को? चलो मैं बोलता हूँ। जनरेशन 1 है लिबर्टी, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पहले थे। जनरेशन 2 फोकस ऑन इक्वालिटी, दैट इज सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स की बात करते हैं। जनरेशन 3 में कलेक्टिव एंड डेवलपमेंटल राइट्स की बात करते हैं। ठीक है, आई विल रिपीट। जनरेशन 1 सिविल एंड पॉलिटिकल, जनरेशन 2 सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, जनरेशन 3 कलेक्टिव राइट्स या फिर डेवलपमेंटल राइट। अब बताओ कि फोर्थ जनरेशन ऑफ राइट्स किसने दिया है एंड क्या है ये? फोर्थ जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात कौन करता है, किसने दिया है ये? ठीक है, मैं हिंट दे देता हूँ, मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट डिजिटल राइट्स के बारे में है। जो अभी एआई मशीन लर्निंग के एज में जो राइट्स की जरूरत है ना, प्राइवेसी वगैरह, वो सब कुछ आता है उसमें, डिजिटल राइट्स वगैरह। फोर्थ जनरेशन ऑफ राइट्स किसी स्कॉलर ने वगैरह दिया हुआ है ये। थोड़ा गूगल कर लेंगे इसके बाद में। ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल रीजंस क्या है फेलियर ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए। कम्युनिटेरियन एंड पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स है, वो बोलते हैं कि ह्यूमन राइट्स रिजाइम इज बेस्ड ऑन वेस्टर्न आइडियोलॉजी, मतलब कि दिस इज डिजाइंड टू टॉपल द गवर्नमेंट्स इन द अदर स्टेट। पोस्ट मॉडर्न एंड रेडिकल थियरिस्ट क्या बोलेंगे? ह्यूमन राइट्स इज सीन एज एन एक्सक्यूज फॉर इंटरवेंशनिज्म एंड promoting geopolitical aims. No clarity on what rights to be constituted as human rights. Who to be considered as human? Terrorist. टेररिस्ट क्या ह्यूमंस मानेंगे या नहीं मानेंगे? फिर कब से करना है, मतलब सिंस व्हेन शुड एग्जैक्टली राइट्स एग्जिस्ट? क्या फ्यूटर्स को भी राइट्स होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो कितने मतलब मंथ्स तक करना चाहिए? किसका राइट होना चाहिए? या वुमन का राइट पकड़े या फिर फ्यूटर्स का राइट पकड़े? एक डिबेट होता है। एक दो और डिबेट से किसी याद आ रहा है कि इसमें? क्या क्वेश्चन पूछा था दुष्यंत सर? सर जो ह्यूमन राइट्स में डिबेट क्या है, मतलब इसमें? ठीक है, आगे देखते हैं अपन। रियलिस्ट का व्यू पॉइंट क्या है? दिस ह्यूमन राइट्स इन्फ्रिंज अपॉन द सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट। सॉवरेनिटी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स ट्रांसेंड्स नेशनल बाउंड्रीज एंड दस प्रमोट्स कॉस्मोपॉलिटन सॉलिडारिटी। Since no authority above the nation states, they are primarily responsible for implementation of human rights. However, human rights are entitlements against the states. Anti-immigration sentiments होते हैं। एग्जाम्पल यूके में विंड रश स्कैंडल हुआ था। राइट साइड वाला कॉलम दिखाई था थोड़ा ऊपर से, तो इसमें दिया है ना कि व्हाट शुड बी डन, मतलब क्या करना चाहिए। वेस्ट शुड डीपॉलिटिसाइज ह्यूमन राइट्स इश्यूज। द प्रिंसिपल्स मस्ट बी बेस्ड ऑन डायलॉग बिटवीन सिविलाइजेशन। ये किसने बोला हुआ है? भिकू पारेख है क्या, या फिर विल किमली का है? अरे किसी को तो पता होगा भाई, ये बोलो यार। ठीक है, कल्चरल रिलेटिविस्ट अप्रोच अडॉप्ट करने की जरूरत है। कैपेसिटी बिल्डिंग करना है साउथ स्टेट्स का, सो दैट दे कैन अपहोल्ड ह्यूमन राइट्स एंड काउंटर नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ यूएन एजेंसीज करना है डेवलपमेंट वर्क बनाने के लिए। ट्रांसपेरेंसी लानी है, डेमोक्रेटिक डेफिसिट लाना है यूएनएचआरसी में। आगे देखो 10, दो इट इज ट्रू दैट ग्लोबलाइजेशन हैज रिजल्टेड into weakening of states, but it does not necessarily mean weakening of human rights. Today's states, civil society, and international community must work together to enforce human rights. एनवायरमेंट के बारे में देखते हैं। अपन ने जो इसको पढ़ा हुआ है बस क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। वी हैव एंटर्ड इनटू एनर्जी क्लाइमेट एरा इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये बोला है थॉमस फ्रीडमैन ने। वी हैव एंटर्ड इनटू एनर्जी क्लाइमेट एरा इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंदिरा गांधी बोलती है पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पोल्यूटर। कंक्लूजन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? देर आर नो पैसेंजर्स ऑन द स्पेसशिप ऑफ अर्थ, वी आर ऑल द क्रू। मार्शल मैकलुहान का स्टेटमेंट है।
The phenomenon of climate change represents the classic case of tragedy of commons. Gareth Hardin's का है word ये, ठीक है, tragedy of commons. The environment is often viewed as the archetypal example of global issue. This is because environmental processes are no respecters of national borders. They have transnational character. ठीक है. Environmental issues first emerged on the international agenda in the late 20th century with Rachel Carson's book The Silent Stream. Oil crisis 1970s में particularly drew attention towards finiteness of resources. Kenneth E. Balding argued that human beings had been living in cowboy economy, an economy with unlimited opportunities. 1972 Stockholm Conference established UNEP. Various principles and programs it provided framework for further development of response to environmental problems. 1983 में UNCED आया, यूएन कमीशन ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट नोन एज ब्रॉडलैंड कमीशन. इनका एक रिपोर्ट था आवर कॉमन फ्यूचर, गिव द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. फिर मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आए इनहेरेंटली ग्लोबल इन नेचर, तो ग्लोबल रिस्पॉन्स की जरूरत थी, इसीलिए कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की थियरी यूज कर सकते हैं यहाँ पे. 1992 में मेजर लैंडमार्क हुआ, यूएनसीईडी आया, दैट इज रियो समिट 1992, जिसमें रियो प्रिंसिपल्स आते हैं, इक्विटी, सीबीडीआर, हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बातें होती है. यूएनएफ ट्रिपल सी आता है, यूएन सीबीडी आता है, एजेंडा 21 डॉक्यूमेंट आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए. फिर एक शॉर्टकट याद रखो, क्यो कॉप कैन डू परी. क्योटो प्रोटोकॉल आया, फिर कोपेनहेगन, फिर कैनकून, फिर परी का पेरिस. तो क्योटो में लीगली बाइंडिंग था, एनेक्स 1 एनेक्स 2 कंट्रीज जो डेवलप थे एंड नॉन एनेक्स कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज थे. इसमें ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन आया, सीडीएम आया, कार्बन ट्रेडिंग आया, ये सब एस्टेब्लिश हुआ था. यूएसए डिड नॉट पार्टिसिपेट इसमें क्योंकि ये बाइंडिंग था. कोपेनहेगन क्लाइमेट जस्टिस के अगेंस्ट आया था. ईयू एंड यूएसए वर्क टुगेदर टू पुट ब्लेम ऑन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया. दिस वाज द डार्क आवर फॉर क्लाइमेट जस्टिस, क्योंकि इसमें कुछ भी आउटकम नहीं आया, एग्रीमेंट नहीं आया था. वॉलंटरी कमिटमेंट्स बाय यूएसए एंड बेसिक कंट्रीज लिए थे बस. कैनकून समिट आया, उसमें वेरियस न्यू मैकेनिज्म आए लाइक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एडेप्टेशन फंड एंड जीसीएफ, ये सब बने थे. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एडेप्टेशन फंड, जीसीएफ आए कैनकून समिट में. दोहा अमेंडमेंट आया क्योटो प्रोटोकॉल को टू एक्सटेंड द टाइम पीरियड ऑफ क्योटो फ्रॉम 2012 टू 2020. फिर पेरिस आता है, हिस्टोरिक अचीवमेंट था, क्लियर एम था इसमें 2 डिग्री सेल्सियस से कम करना है एंड इफ पॉसिबल 1.5 डिग्री. लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है पेरिस. लीगली बाइंडिंग है क्या? गलत लग रहा है मेरे को थोड़ा. नहीं सर, किसी को पता है क्या पेरिस लीगली बाइंडिंग है या नहीं है? लीगली बाइंडिंग नहीं होगा सर. अगर होगा तो हम तो बोल दिए हैं कि हम ऐसा करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर तो एक्शन हो जाएगा. आई गेस लीगली बाइंडिंग नहीं होना चाहिए. नहीं मतलब रूल्स में कुछ लिखा है क्या इसके बारे में, कुछ पता है? लेट्स जस्ट गूगल फॉर 1 सेकेंड एंड देन आई विल जस्ट रिप्लाई. What is the question? I think the NDCs are legally binding, but Paris Agreement per Yes. se was not. Actually, every country has to declare its own goals and they become legally binding. Okay, let's say what Google says. It's safe to say that the treaty's legal nature has been accepted as binding, or at least not merely optional, by several nation states and courts. मतलब गूगल भी कुछ सही जवाब नहीं सर दिया है. एक सेकंड मैं बोलता हूँ, मैं गूगल का नहीं, गूगल का आंसर बताता हूँ. यूएनएफ ट्रिपल सी का साइट है एक, वहां पे लिखा है कि पेरिस एग्रीमेंट इज अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज. 196 मेंबर ने अडॉप्ट करी थी, COP21 पेरिस में. यार है मतलब लीगल बाइंडिंग है. अब एग्जैक्टली कैसे है वो नहीं पता है, बट शायद लिखा है इसके अंदर, तो अपन मान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं. इसमें एक टर्म आई अटेंडेड अ लेक्चर, तो वहाँ था कि एग्रीमेंट इज नॉट बाइंडिंग बट द टारगेट आर बाइंडिंग. यार टारगेट्स तो बाइंडिंग है नहीं, क्योंकि INDC का फुल फॉर्म ही इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है ना. वो सबके लिए अपना अपना करने बोला है, पता नहीं. एक्चुअली एक कॉमन टारगेट नहीं है जैसे पहले हुआ करता था. तो हर कंट्री अपने बेसिक मतलब अपने नीड्स के हिसाब से
अपने कैपेसिटी के हिसाब से टारगेट्स फाइनल करते हैं एंड वो सबमिट करते हैं पेरिस एग्रीमेंट में, एंड देन वो अपने कंट्री में भी उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन, देख लेंगे इसको यार, थोड़ा ग्रुप में डाल देना चेक करके प्लीज कोई। ठीक है, तो INDCs टू बी सबमिटेड, नॉट कंपल्सरी कोटाज, रिवाइज एवरी 5 years टू मेक व्यू ऑन डील्स। ठीक है, इसको छोड़ो। यूएस एग्जिटेड द पेरिस डील। It's a dark hour for climate justice as the biggest polluter refuses to comply and reduce emission. यूएस नहीं है क्या अभी पेरिस डील का पार्ट? फिलहाल तो निकला हुआ है, अब जो बाइडेन तो बोल रहे हैं वापस लाएंगे। यार शैडो पैड कुछ बोल रहे हैं, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। आप लोग को आ रहा है क्या आवाज? No sir, I am not able to hear anything from Shadowpad. ओके, फिर आगे देखते हैं डार्क। Yeah, I just want to recorrect myself from Wikipedia. President Biden signed an executive order to rejoin the Paris Agreement on January 20, 2021. His first day of his office, USA rejoined on February 19. मतलब वो प्रोसेस 19 फरवरी को कंप्लीट हो गया था। तो करंट स्टेटस इज यूएसए इज इन पेरिस अग्रीमेंट। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, इश्यूज क्या है फिर देखना है क्या ये क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो नेशनल इंटरेस्ट ट्रम्प करता है ग्लोबल इंटरेस्ट को। एनवायरमेंट इज द ग्लोबल कॉमन, सो नो कंट्री इज टेकिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें अपन अरिस्टोटल में कोट कर सकते हैं ना, एवरीवन्स प्रॉपर्टी इज नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स जो ऊपर देखा था वो भी कर सकते हैं। डेमोक्रेसी एंड वेलफेयर स्टेट हैज क्रिएटेड फर्दर प्रॉब्लम ड्यू टू स्टेट्स ऑब्लिगेशन टू एंश्योर ग्रोथ। अकॉर्डिंग टू इंदिरा गांधी, पॉवर्टी इज द बिगेस्ट पोल्यूटर। Security is being compromised. Ecological security as the fifth pillar of Barry Buzan's security view. Globalization and neoliberal capitalism has been the main culprit of environmental degradation, according to radical ecologists. Feminists have pointed out disproportionate impact of climate change on women. इसमें हम इको फेमिनिस्ट बोल सकते हैं ना, इको फेमिनिज्म वाला पॉइंट। ठीक है, ग्लोबल एनवायरमेंटल डिबेट्स का क्या है? नॉर्थ साउथ डिबेट है। नॉर्थ हैज शिफ्टेड प्रोडक्शन टू पेरिफेरी, शिफ्टिंग द बर्डन ऑफ इकोलॉजी। ये भी इको फेमिनिस्ट या फिर फेमिनिस्ट वालों का पॉइंट है ये। हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्सेस करंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। CPDR वर्सेस सेल्फ असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एड वर्सेस ट्रेड। साउथ फेवर्स टॉप डाउन अप्रोच, इसमें बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। राइट्स बेस्ड अप्रोच वर्सेस मार्केट बेस्ड अप्रोच। ये बस कीवर्ड्स याद रख लो यार, थोड़े से याद रहेंगे तो यूजफुल है काफी ज्यादा। फिर एक और डिबेट है प्राइवेट प्रॉपर्टी वर्सेस पब्लिक प्रॉपर्टी डिबेट। Aristotle said everyone's property is no one's responsibility. Thus, liberals have argued for private ownership and discipline of market to manage resources. Garrett Hardins said freedom in common brings ruin to all. However, eco-sociologists have argued that it is precisely the private ownership that has brought ruins to environment. Community ownership would engender the respect for environment. ठीक है, फिर आगे रिफॉर्मिस्ट इकोलॉजी वर्सेस रेडिकल इकोलॉजी का एक डिबेट है। क्लाइमेट चेंज साइंटिस्ट वर्सेस क्लाइमेट चेंज स्केप्टिक्स का डिबेट है। किसी को कुछ ऐड करना है कि इसके ऊपर? यहाँ पे लिखा हुआ नहीं कुछ भी। लगता है सर किसी को कुछ नहीं है करना। ठीक है, अच्छा जो भी अपन ने डिस्कस करे आज टॉपिक,
I think we discussed environment वाला topic, human rights वाला topic, and democracy वाला topic. So does anybody wants to add anything on these three topics? Anything current affairs को कुछ लिंक करना हो किसी को? ह्यूमन राइट्स में तो म्यांमार क्राइसिस बोल सकते हैं, यूक्रेन क्राइसिस बोल सकते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए. एनवायरमेंट में ऐसा कुछ लेटेस्ट न्यूज या कुछ याद आ रहा है? Yes. I think environment has taken a back seat in Corona lockdown pandemic. And it's revived, especially during the pink tide. They are one of the reason the pink tide get influenced because of the environment movement in Chile. We can't say completely ignore that. Yeah, there In was fact, an issue in our Kakshi, continue. या इनफैक्ट कोरोना के टाइम पे तो एनवायरमेंटल आउटकम्स काफी अच्छा आया था ना. फॉर द फर्स्ट टाइम सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो गया था, सही हो गया था सब, एटलीस्ट फॉर लॉकडाउन पीरियड. बट ठीक है. Anything else anybody wants to contribute or talk about? Putin sir, Hare, if you remember any current affairs wala thing, human rights, environment, or Actually, democracy? in the environment part, in the environment part, everyone know about the Bolivia and Ecuador. Okay, in 2018, it was the real case is 2011 that an MNC got the Prestige Forest. They had mining activities and they displaced a lot of people. And there was a case in ICC and ICJ, but that MNC, those two verdict go against that MNC that was text on. Okay, so it was a huge environmental impact. Those aboriginals, flora, fauna, everything. So that was a call for the people, and not only people around that particular region, but the whole world. That how MNC can inflict on a single area, the devastation they can bring. So in 2019 verdict, they go against the verdict. The company goes against the verdict, and a huge scam. So what I'm telling to you, what I'm trying to tell you, there was the political nexus and the environmental activism. The last year it got again suppressed, but there are only in the I few guess I few have areas. read this in NCERT book when Bolivia was a poor country and MNC country was under the debt of an MNC, and then MNC was given water rights for the country, and MNC started charging exorbitant prices for the country, for the people, for the poor people and all the citizens of that region for water. So there was crisis even for water. So it showed the exploitative nature of American MNCs because at that time America was the biggest MNC exporter. So it showed the actual And one true more. nature of MNCs. And if we Mhm. talk about MNCs, then we can start with East India Company, and Yeah, then we there's can one come more. with this The- Bolivia's issue, and then we can Hmm. come towards this Xinjiang issue. In many of the China is said to be the manufacturer of the world, but they do such manufacturing and such menial jobs by forced labor camps in Xinjiang region. But the MNCs don't care for that thing. They are obsessed with the one thing that China में सस्ता मिलता है production. So they give contracts to China. It's just one of the facets where they indirectly fuel the exploitation. Apart from that, MNCs have been fueling the wars. They have been fueling wars. There's one concept all this instability in the Gulf region is for one reason, for profit of MNCs. Aramco, although is a although is a government undertaking, Saudi Aramco, but yeah, it's a MNC. It's a global MNC now. So the exploitation of MNCs is given as such in hierarchical order, if I say. It was a nice one. And in the Isthmus of Panama, the banana war. Then in Hawaii, the rise of BT industry. Then in Congo. So these are the best examples in my Am I point of view. audible? Yeah, you're audible, man. Go ahead.
Pratusha, am I audible to you? Yeah, you're audible to me. किसी का आवाज ही नहीं आ रहा यार. Yo, bro, you're audible, man. Go ahead. One more thing I would like to add. In terms of democracy, what we can say is that, during the course of COVID-19, most of the democracies, resorted to draconian measures like lockdown without the consent of the people. And many dictators of, across the world, they tried to concentrate the powers in their hands. They used legislative mechanism to create rules and, to concentrate the power in their hands. किसी को ऐड करना है इस पे कुछ? Even Bruno during the Corona crisis, Bruno bring some nasty law. Okay, they can even criticize the government for, the king for the mishandling of the Corona. Even those who, so what this shows, the crisis show the fault line of the state, but those who criticize, they get suppressed. For democracy, now I feel we have ample of data. We'll start with Hong Kong, and then we'll go for Myanmar, and then we'll go for African region, and then the European region, and then the Central Asian region, and then India. I guess if we are talking on democracy, how Philippines has used this COVID crisis as a measure to increase the government powers, how Myanmar just resorted to coup. There was a military coup during the Corona crisis. There was a military coup in this country, and in the Arab countries, they are exceptional. They are already in the authoritarian hands of authoritarians, so nothing to do with it. But it also, this crisis showed that the need of the state, how everyone showed that, okay, we don't want the state, but the COVID shows that, okay, there's a need for a state, but it should be a welfare, not a police state. Yeah. Okay. Any other value addition input, scholarly opinion? यार मतलब मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है ना, ये जो फ्रिंज टॉपिक्स है ना पीएसआईआर में, जैसे एक ये वाला टॉपिक हो गया, फिर डब्ल्यूटीओ वगैरह टॉपिक्स हो गए, इनके ऊपर स्कॉलरली ओपिनियन ज्यादा है नहीं मतलब. है ना सर, you search for Prabhash Ranjan and The Hindu and you will get everything for WTO, IPR, नंदी फंदी जितना भी है ना सब मिल जाएगा. प्रभाष रंजन व्यू देते रहते हैं. प्रभाष रंजन, आई गेस ये ना नाम भूल रहा हूँ यार, किसी ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं, प्रोफेसर प्रभाष रंजन है ये, या मैं कंफ्यूज भी हो रहा हूँ तो प्लीज माफ करना, लेकिन प्रभाष रंजन नाम ही है इनका. द हिंदू अच्छे अच्छे आर्टिकल रिलेटेड. और बाकी अगर WTO से रिलेटेड चाहिए ना तो कभी कभी प्रोजेक्ट सिंडिकेट आल्सो पब्लिशेस ब्रिलियंट आर्टिकल्स ऑन सच नेगोशिएशंस. मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूं क्या यार? या सर. Okay. All right, guys. Thank you very much, everyone who participated. And for those who are watching on YouTube, please like, share, and subscribe to our channel.